हेलो दोस्तों, तो हम लोग आज आपको देखने जा रहे हैं आपका लक्ष्मीकांत का जो पॉलिटी का बुक है, इंडियन पॉलिटी का, उसमें से आपको चैप्टर नंबर 9 है फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो जो आपका यहाँ पे बुक हो गया एम लक्ष्मीकांत की आपकी बुक हो गई, ओके। और चैप्टर जो हो गया इसका चैप्टर नंबर 9 हो गया फंडामेंटल ड्यूटी। ओके, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आपका मौलिक कर्तव्य क्या है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका मौलिक कर्तव्य। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आपका कि यह जो है सो आपको जितने भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप जो है सो कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो पॉलिटी जो आपका जो जॉब के लिए करते हैं वहाँ पॉलिटी सेक्शन रहता है, और उसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इससे आपको बनता है। इसलिए जो है सो हमको इसको जो है सो बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत अब करते हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या है या आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका कि इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है। ठीक है, तो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ओरिजिनल संविधान में शामिल नहीं किया गया था। इसको जो है आपको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया। उस टाइम पे 75 से 77 के बीच में जो है सो भारत देश में इमरजेंसी थी, और इमरजेंसी के समय में चूँकि इंदिरा गांधी जो है सो सिटीजन को एक तरह से कहा जाए तो एक हालांकि उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ फॉल चल रहा था, उसमें वो एक ऐसी चीज़ भी शामिल करना चाह रही थी कि लोग एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें, तो इसलिए इस चीज़ को लेके आया गया। हालांकि मोरारजी देसाई जो उस टाइम के अपने प्रधानमंत्री हुए बाद में, उन्होंने इसका विरोध भी किया था, और बाद में जब देश सरकार बदली तो बहुत सारे अमेंडमेंट भी किए गए थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को उन्होंने छोड़ दिया। इसका मतलब अमेंडमेंट नहीं किया गया था। ऐसा माना जाता है कि उनके हिसाब से भी इसकी ज़रूरत थी, इसलिए इसको रखा गया था। अब हम लोग चलिए शुरू करते हैं। इसका बेसिक क्या है, इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो अगर इसके बारे में हम लोग बेसिक से बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका सबसे पहला पॉइंट बनेगा कि इसको ऐड किया गया आपको 42nd ए लिख रहे हैं, मतलब अमेंडमेंट 1976 में। वैसे 42nd अमेंडमेंट 1976 को अगर हम थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में देखें तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे जो है सो आपको बहुत ज़्यादा चेंज किए गए थे भारतीय संविधान में, जिसको बाद में बदला गया, इसलिए इसको यहाँ पे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ओके, दूसरी बात यहाँ पे यह है कि फंडामेंटल राइट, देखिए फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये दो चीज़ जो है सो एक तरह से कहा जाए तो इनसेपरेबल है, इसको अलग नहीं किया जा सकता है।
और ये किसके हिसाब से इनसेपरेबल है? तो यह जो है सो आपको जो सोशलिस्ट नेशन है उनके हिसाब से, ओके। जो आपके एक तरह से कहा जाए तो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं उनके हिसाब से इसको अनसेपरेबल के रूप में रखा गया है कि अगर आप राइट का यूज करते हैं तो आपको ड्यूटीज का भी ड्यूटी भी आपको निभाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर हम कहें तो डायरेक्ट्रिक प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को हम DPSP लिखेंगे। DPSP में अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो मेंशन किया गया था अबाउट स्टेट्स ड्यूटीज, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए पूछ सकता है। तो आप देखें तो DPSP में जो है सो यहाँ पे मेंशन किया गया था कि स्टेट की ड्यूटी सिटीजन के प्रति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया था, ओके। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखें तो जापान और डेमोक्रेटिक कंट्री जापान आपका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे आपको राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है। और ये जो है एक तरह से कहा जाए तो ओनली डेमोक्रेटिक नेशन था जहाँ पे ये बात की गई थी। और इसके बाद में इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल होता है। नाइनटीन 76 में इंडिया भी इस लिस्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात जो है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपका कि कोई भी कंट्री नहीं है जिसमें जो है सो राइट एंड ड्यूटी को यहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। और यहाँ पे जो सोशलिस्ट कंट्री हैं वहाँ पे इनके बारे में इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। और DPSP में ड्यूटीज़ के बारे में तो बात की गई है, लेकिन वह स्टेट ड्यूटीज़ के बारे में बात की गई है, ठीक है। लेकिन आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में यहाँ पे सिटीजन ड्यूटीज़ के बारे में बात नहीं की गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जापान जो है ओनली कंट्री है जिसके पास में कहा गया कि यह जो है आपका क्या है कि यह ओनली जो है सो डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसके पास में ड्यूटीज और राइट दोनों को कोरिलेट करके चला जा रहा है। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे यह जो है सो नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, COI को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मानिएगा। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे इस चीज़ को ऐड नहीं किया गया था, इसको ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट 1976 में। और उस टाइम के संविधान निर्माता जो थे उनको यह ज़रूरत नहीं लगी कि इसको ऐड करना चाहिए। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा यह देखना पड़ेगा कि आखिर यह चीज़ आया क्यों या इसको ऐड क्यों किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अब बात करेंगे, ठीक है। और स्वर्ण सिंह कमेटी क्यों बनी थी, तो चलिए हम लोग अब इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और यह जो है आपको स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन के बारे में बात करेंगे अब। तो यहाँ पे आपको स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई
किस लिए बनाई गई? ताकि डिसाइड किया जा सके सिटीजन राइट को। ओके यहाँ पे इसलिए बनाई गई ताकि यहाँ पे डिसाइड किया सिटीजन ड्यूटीज़ को। और यहाँ पे आपकी बात है इमरजेंसी इस टाइम पे लगी है, यह जो है सो 1975 से लेकर के और 77 के बीच में यह चीज़ चल रहा है, ठीक है। और यह कमेटी का रिकमेंडेशन कब आता है? तो 1976 में रिकमेंडेशन आ जाता है, ठीक है। और जब 1976 में इसका आपको जब ये सारी चीज़ हो रहा होता है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे दिक्कत ये होती है कि इसको जो है सो बहुत ज़्यादा मतलब विरोध भी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे अपोजिट पार्टी जो है इसका विरोध करती है और इसको आपको ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट 1976 में। इसको ऐड किया गया आपको एक तरह से कहा जाए तो पार्ट 4A में इसको रखा गया, पार्ट 4A में रखा गया और आर्टिकल नंबर जो है सो आपको 51A में, ठीक है। तो यह जो है सो आपको एक ही आर्टिकल में रखा गया है और एक ही पार्ट 4A में और एक ही आर्टिकल है 51A में, ठीक है। और ये क्लेम किया गया कि उस टाइम पे एक बहुत बड़ा जो है सो उस टाइम के जो भी हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने एक हिस्टोरिक मिस्टेक किया था जिसको हम लोग सुधारने का कोशिश कर रहे हैं। अब स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी कमेटी का रिकमेंडेशन जो था वह 8 ड्यूटीज का था, लेकिन यहाँ पे ऐड किया गया 10। तो पहली बात है कि कमेटी में 8 रिकमेंडेशन की 8 ड्यूटीज़ के बारे में बोला था, लेकिन हम लोगों ने ऐड किया 10, पहले चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पे यह था कि कमेटी का जो रिकमेंडेशन था उसमें पेनाल्टी का भी प्रोविज़न था, तो यहाँ पे इनको नहीं माना गया। कमेटी का प्रोविज़न था कि आपको जो है सो पे इनकम टैक्स का भी यहाँ प्रोविज़न था, इसको भी ऐड नहीं किया गया। और यहाँ पे कोर्ट्स का भी प्रोविज़न था कि अगर आप नहीं मानेंगे तो कोर्ट्स में जाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसको भी नहीं ऐड किया गया। ओके, तो स्वर्ण सिंह आपको क्वेश्चन अगर एक इंटरव्यू में पूछ देता है कि मान लीजिए कि आपका कोई व्यक्ति जो है सो आपको स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो जितना रिकमेंडेशन दिया कितना दिया, तो 8 दिया, 8 को रखा गया है, उससे ज़्यादा किया तो 10 रखा गया। उसके बाद में सारा रिकमेंडेशन को माना गया तो नहीं माना गया, उसमें चेंज किया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि इस चीज़ को नहीं मानता है तो उसके लिए कोर्ट का प्रोविज़न नहीं रखा गया है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती में यहाँ पे जो है सो लिटिगेशन में फंसना पड़ता। इसलिए अगर ऐसा किया जाता तो देश में विरोध भी होता, उसको और ज़्यादा पुरजोर विरोध होता, फिर इसको रिपील ही करना पड़ जाता, इसलिए इस चीज़ को नहीं शामिल किया गया। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखेंगे आपका लिस्ट ऑफ द ड्यूटी क्या है। ओके तो लिस्ट ऑफ द ड्यूटीज़ की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपके कौन कौन से ड्यूटीज़ हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ द ड्यूटीज़ है उसमें सबसे पहला जो है आपका टू
abide by constitution, पहला चीज़ ये है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हमें आपको रेस्पेक्ट करना है नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि आपको टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट करना, आइडियल्स हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल आपको एंथम हो गया, एंड आइडियल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, पहला चीज़ तो ये है। उसके बाद में दूसरा इसमें पॉइंट है आपका टू चेरिश एंड फॉलो, एक तरह से कहा जाए टू द आपका फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, ठीक है, टू चेरिश एंड द फॉलो जो है सो आपका यहाँ पे जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में बात किया गया है कि इसको भी हमें मानना है। ठीक है, जो तीसरा इसमें आपको तीसरा जो लाइन है या तीसरा जो स्टेटमेंट है कि हमें जो है सो देश के सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को जो है सो अपहोल्ड करना है और प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो हमें जो है सो इसको अपहोल्ड भी करना है और प्रोटेक्ट भी करना है। ये हमारा तीसरा हो गया। और इसमें जो चौथा है, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, नहीं दिखेगा, चलिए आप ऊपर से लेते हैं इसको। जो इसमें चौथा पॉइंट है वो ये है कि आपको टू डिफेंड कंट्री एंड आपको जब ज़रूरत पड़ता है तो देश की सेवा के लिए आपको जाना भी पड़ सकता है। यहाँ पे इसके बारे में बात किया गया है कि जब ज़रूरत पड़ेगा तो देश की सेवा के लिए आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपको जो है सो हमें यहाँ पे प्रमोट करना है आपको ब्रदरहुड को, उसके अलावा जो है सो हारमोनी को। तो ब्रदरहुड को और हारमोनी को जब आप आपको प्रमोट करेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिकली जो है यूनिटी आपका प्रमोट होगा, इंटीग्रिटी प्रमोट होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है सो हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो है सो टू वैल्यू एंड प्रिजर्व करना है रिच हेरिटेज एंड द कंपोजिट कल्चर को।
तो हमें जो है सो आपका यहाँ पे जो हमारी हेरिटेज है और जो हमें कल्चर है उसको भी हमें यहाँ पे बचाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है यहाँ पे तो यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इसमें जितनी नदी आपको पहाड़ जितने सारी चीज़ें हैं वो सब चीज़ की सब चीज़ इसमें आ जाएगी, वाइल्ड लाइफ भी आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद में हमें डेवलप करना है यहाँ पे टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर साइंटिफिक टेम्पर। उसके बाद में आपका है ह्यूमनिज्म एंड एस्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी। मतलब आपको क्या करना है, R&D करना है ह्यूमनिज्म के फील्ड में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपको यहाँ पे सेफगार्ड करना है पब्लिक प्रॉपर्टी और एब्जॉर्ब वायलेंस। तो हमें यहाँ पे आपको 9 नंबर जो होगा आपको सेव पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सेव हमें करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को। और यहाँ पे आपको स्ट्राइव करना है एक्सेलेंस इन द ऑल स्फीयर इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिव एक्टिविटी नेशनल। अब यहाँ पे आपको मिटाना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि आपको एक तरह से हेल्प इन नेशन डेवलपमेंट में आपको हेल्प करना है। और जो सबसे लास्ट में है यहाँ पे वह है आपको अपॉर्चुनिटी टू चाइल्डहुड एजुकेशन। ये जो है सो 6 से 14 साल के लिए इसको जो है सो आपको 2002 में ऐड किया गया है और 86 अमेंडमेंट है। ये जो है सो आपका कुछ बेसिक लिस्ट था जिसको हमें जानना चाहिए था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसका जो क्रिटिसिज्म वगैरह है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी है क्रिटिसिज्म देखना यहाँ पे। तो चलिए हम लोग क्रिटिसिज्म को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आपका फीचर्स के बारे में, फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के फीचर्स के बारे में अगर हम यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे आपको कुछ मोरल ड्यूटीज है, सम आर मोरल एंड सम आर सिविक। ठीक है, तो मोरल ड्यूटीज में आपका क्या आएगा अगर आपसे पूछ दिया जाए, और सिविक ड्यूटीज में क्या आएगा। जैसे आपको कल्चर को बचाना हुआ, उसके अलावा नेचर को प्रोटेक्ट करना हुआ,
और सिविक में आपको देश को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रेस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, तो ये जो है सो आपको क्या हुआ, मोरल और सिविक ड्यूटीज के बारे में अगर दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाए ब्रॉडली तो ठीक है। और यहाँ पे दूसरी बात यह है, आपको यह क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, टेल्स अबाउट इंडियन आपको यहाँ पे यह बोल रहा है आपके कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में, कल्चर हो गया, रिलीजन हो गया, और सोसाइटी के बारे में। तो यह जो है सो पहला चीज़ तो यहाँ पे यह कर रहा है कि कुछ मोरल हो गया, कुछ सिविक हो गया, टेल्स अबाउट द कल्चर, रिलीजन, सोसाइटी के बारे में बता रहा है यह, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि आपको यह जो है आपको सिर्फ सिटीजन को पर अप्लाई होता है, फॉरेन के ऊपर अप्लाई नहीं होता, याद रखिएगा। यह जो है सो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और लोग जो है सो यहाँ पे फंडामेंटल राइट आप लोग फॉरेन पे भी अप्लाई होता है, लेकिन ड्यूटीज उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। और यह जो है सो आपका नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल है मतलब कि आपको नो रिव्यू द कोर्ट, या आप जो है सो डिमांड नहीं कर सकते हैं कोर्ट से कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज है और इसको सरकार को पालन कराना चाहिए, आपको पालन करना चाहिए। देखिए, तो हम लोग क्या देखें कि फीचर्स में जो है सो कुछ यार जो है सो आपको मोरल ड्यूटीज हो गए, कुछ सिविक ड्यूटीज हो गए, और ये इंडियन कल्चर के बारे में, कल्चर, रिलीजन, सोसाइटी के बारे में बात करता है और सिर्फ भारत देश के लोगों पर लागू होगा। और ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब कि जो है सो आप कोर्ट में जाके इसके लिए लड़ेंगे नहीं, या कोर्ट में केस नहीं फाइल कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसकी क्रिटिसिज्म की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें आपसे तो हम किस बात पे बात करेंगे, तो हम बात करेंगे यहाँ पे आपका कि मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ड्यूटीज आउट ऑफ लिस्ट। तो इस लिस्ट से मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्यूटीज को क्या किया गया, आउट कर दिया गया। जैसे अगर बात किया जाए यहाँ पे तो आपका होगा कास्टिंग वोट, पेइंग टैक्स, उसके अलावा कास्टिंग वोट हो गया, पेइंग टैक्स हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, इन सारे ड्यूटीज़ को क्या किया गया, लिस्ट से आप बाहर कर दिए, जो कि एक आपको अच्छा बात नहीं था। तो यह एक टाइप से कहा जाए तो क्रिटिसिज्म है। और जो टर्म है वो काफ़ी एम्बिगियस है, भोगू टर्म है। जैसे आपको साइंटिफिक टेम्पर, तो इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें दिक्कत कहाँ पे है कि अलग अलग पब्लिक के लिए इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मामला जो है सो
एक तरह से कहा जाए तो कन्फ्यूजन वाला हो जाता है, क्या सही है और क्या गलत है इसके बारे में कोई पता नहीं चलता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका पार्ट 4A में ऐड करना ही एक तरह से कहा जाए तो इसको एक तरह से वैल्यू को जीरो करता है, या कहिए कि नो इम्पोर्टेंस। उसके बाद में यहाँ पे जो है सो आपको नॉन जस्टिसिएबल भी है, एक तरह से क्रिटिसिज्म ही है, जबकि यहाँ पे आपको पार्ट 3 में इसको रखा जाना चाहिए था। ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसी के साथ इसको भी रखा जाना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी एंड के आपको ये जो है सो अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म की अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, तो वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट ड्यूटीज आर नॉट ऐड इन द लिस्ट में, लाइक दैट कास्टिंग द वोट, पेइंग द टैक्स एंड द फैमिली प्लानिंग। ओके, और वोगो टर्म है साइंटिफिक टेम्पर का, अलग अलग लोग अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, और पार्ट 4A में ऐड करके इसकी वैल्यू को ऐसे ही जीरो कर दिया गया है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे जो बात करेंगे आपसे वह ये होगा क्रिटिसिज्म के बाद में आपको एक पॉइंट और इसमें वैलिड है कि आपको इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सिग्निफिकेंस के बारे में अगर कहा जाए तो यहाँ पे यह बात कही जा सकती है कि यह आपके सिटीजन को रिमाइंड कराता है। पहली बात तो यही है कि सिटीजन को जो है यह रिमाइंड कराता है कि भाई जब आप ड्यूटी को ले रहे हो, आपको राइट ले रहे हो, तो आपको ड्यूटी को भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे यह है कि आपको आप एंटी नेशनल अगर एक्टिविटी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग भी यहाँ पे दी जा रहा है कि आप जैसे ऐसा नहीं करें, एंटी नेशनल एक्टिविटी आप नहीं करें। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। और ये एक तरह से कहा जाए तो इंस्पिरेशन ऑफ द सिटीजन है। यह जो है सो हमारे नागरिकों के लिए एक तरह से एक इंस्पिरेशन का काम करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि आपको तो यहाँ पे जो कोर्ट है उसको एक बेस मिल जाता है, और उस आधार पर जैसे चीज़ों को वह एग्जामिन करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पे आपको सिटीजन के रिमाइंडर की बात हो गई, वार्निंग अगेंस्ट द एंटी नेशनल एक्टिविटी हो गया, इंस्पिरेशन ऑफ द सिटीजन हो गया, बेसिस ऑफ द कोर्ट टू एग्जामिन द केसेस हो गया। ओके, जैसे आपको यहाँ पे आपका आर्टिकल नंबर 19 हो गया, 17 हो गया, इस टाइप की चीज़ें हो गई। ठीक है, और उसके बाद में पार्लियामेंट के पास में पार्लियामेंट भी यहाँ पे लॉ बनाने के लिए फिर स्वतंत्र हो जाता है इस फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें आपको तो ये जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो ओवरऑल जो है सो आपका
फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात किया गया है। अब इसमें एक पॉइंट और है जिसको हमें ध्यान रखना है, वह यह पॉइंट है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो चूँकि हमने यहाँ पे 10-11 पॉइंट दिखा दिए कि ये चीज़ें हैं, तो इसके लिए कोई लॉ जो है सो बैकिंग कर रहा है या अलग से लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें जो है सो बर्मा कमेटी का जो है निर्माण किया गया बहुत बाद में 90s के समय में, कि बर्मा कमेटी ने क्या कहा इसके बारे में, अब वो हम थोड़ा देख लेते हैं आपको। तो बर्मा कमेटी का ऑब्जर्वेशन क्या था? एक्चुअल में बर्मा कमेटी बनाने के पीछे का कारण यही था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कैसे अप्लाई कराया जाए। तो इसके बारे में बर्मा कमेटी ने क्या कहा उसको हम लोग देख करके इसको वाइंड अप करते हैं। तो हम देखेंगे आपको बर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशन। तो बर्मा कमेटी का क्या ऑब्जर्वेशन था, अब हम लोग थोड़ा सा उसको देखते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द बर्मा कमेटी। तो बर्मा कमेटी यहाँ पे यह जो है सो बनाई गई 1999 में। ओके, तो इनका जो मेन ऑब्जर्वेशन था, अगर उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो इनका कहना था आपको कि प्रिवेंशन ऑफ द नेशनल ऑनर एक्ट 1971 है, जिसमें आपको यहाँ पे फ्लैग के बारे में और एंथम के बारे में बात किया गया है। तो अलग से यहाँ पे लॉ बनाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ये ऑलरेडी ये बातें कह दी गई है, तो अलग से लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इनका कहना था। उसके बाद में आपको जो आपका रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, तो रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ जैसी चीज़ें हैं, इसके लिए भी ऑलरेडी हमारे यहाँ लॉ है जो इसको देख रही है, तो इसमें भी अलग से लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू बर्मा कमेटी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि आपको आईपीसी हो गया, इंडियन पिनल कोड हो गया, जो ऑलरेडी इसको देख रहा है। उसके बाद में आपको जो एट्रोसिटी जो दलित वर्ग लेकर के है, प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट 1955 हो गया। जो सिविल राइट को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको डाउरी हो गया, डाउरी से रिलेटेड वो रूल हो गया। तो इस तरह से भारत देश में बहुत सारे लॉ हैं जो ऑलरेडी इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट आरपीए हो गया। तो ये जितने भी सारी चीज़ें हैं, यह जैसे ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, तो अलग से लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये बर्मा कमेटी का ऑब्जर्वेशन 1999 का है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।